नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि 2024 का चुनाव भी बीजेपी राम मंदिर पर लड़े, कश्मीर का मुद्दा उठाए, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ती, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को आपस में बांटती, यानी फूट डालो और राज करो की नीति को ही बीजेपी आगे बढ़ाती, ऐसी उसकी पूरी योजना थी। लेकिन कल कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और इस घोषणा पत्र ने ऐसा बीजेपी पर ऐसा असर किया कि अब सारे मुद्दे ही पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरा चुनाव ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, कल से लेकर आज तक बीजेपी के नेता जिस तरह से तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो जो बातें उठाई हैं कांग्रेस ने, जिन मुद्दों पर उसने वादा किया है कि वो जनता को क्या क्या सुविधाएं देगी, किस तरह से उनके जीवन को बेहतर बनाएगी, जो बातें कांग्रेस ने कही हैं अपने घोषणा पत्र में, उसे देखकर बीजेपी बुरी तरह से बेचैन नजर आ रही है। और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी यानी पीएम मोदी जो इस समय सहारनपुर में आज उन्होंने एक रैली की और उन्होंने यहाँ पर इतना तक कह दिया कि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है या फिर जो बचा हुआ है उस पर वामपंथ हावी दिखाई दे रहा है। मोदी का ये बयान अपने आप में ये बताता है कि मोदी के हाथ से भी अब चुनाव पूरी तरह से निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दे पूरी तरह बदल रहे हैं। कांग्रेस ने पत्र जारी किया और आज कांग्रेस ने इस वक्त जयपुर में एक बड़ी जनसभा की, जिसमें प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन तमाम नेताओं ने घोषणा पत्र की जो खासियतें हैं उनको बताया, ये बताया कि किस तरह ये घोषणा पत्र किसानों, महिलाओं, आदिवासियों, युवाओं, इन सब के लिए कितना गहरा असर डाल सकता है, इस बारे में उन्होंने जनता तक इस घोषणा पत्र की बातें पहुंचाई। और आज शाम को हैदराबाद में ऐसी ही एक और जनसभा होने जा रही है जहां राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी क्या कुछ कहेंगे इस पर भी सबकी निगाहें बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के घोषणा पत्र के आने के बाद से अब ऐसा लग रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बदल गया है। अब बीजेपी के हाथ से चीजें निकलती जा रही हैं और किस तरह से बीजेपी इस चुनाव में और कमजोर हो रही है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी नमस्कार। आज जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन लोगों ने जो बातें कही, ये बातें कांग्रेस के नेता पहले से भी कहते आ रहे हैं और कल के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी होने के बाद भी यही कहा था कि ये जो घोषणा पत्र है ये 98% लोगों का है, बाकी जो 2% लोग हैं वो जो बीजेपी जिनका भला करती रहती है या जो बीजेपी का भला करते रहते हैं। अमरेंद्र जी, आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है। पहले की बात होती तो बीजेपी इस चीज को बहुत ज्यादा, इसका पूरा देश में प्रचार दिखता, लेकिन आज बीजेपी डिफेंसिव दिख रही है। मोदी को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात करनी पड़ रही है अपनी सभा में। उनका दावा तो यह है कि वो तीसरी बार आ रहे हैं सत्ता में, लेकिन उनकी हालत अब ऐसी हो गई है कि उनके पास अपना कुछ कहने के लिए शायद बचा नहीं है, जो उन्हें अब ये बताना पड़ रहा है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है और क्या क्या उसमें हो सकता है, ये मोदी कह रहे हैं। इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं अमलेंदु जी? सर्मित्रा जी, इसको इसी तरीके से देखा जा सकता है कि बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा नहीं है कि वो किस एजेंडे के साथ चुनाव में जाएगी। यानी कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक तरीके से कि विपक्ष जो केवल इस बात पे चुनाव लड़ रहा है, आज कहा सहारनपुर में कि विपक्ष केवल इस बात पे चुनाव लड़ रहा है कि वो मोदी की सीटें कम की जा सके, 370 से कम की जा सके, और कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि हम जीतने जा रहे हैं। जबकि है चीज़ इसके उलट, मोदी जी खुद ये नहीं सोच पा रहे हैं कि उनको चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना है, इंडिया गठबंधन के खिलाफ मुद्दों पर लड़ना है कि अपने मुद्दों पर जाकर के चुनाव लड़ना है। ये मुद्दों का अकाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सहारनपुर में उन्होंने बात की, पहले उत्तराखंड में उन्होंने बात की, चुरू में जो कुछ उन्होंने बातें की, वो सारी बातें वही हैं जिस पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों से, खासतौर से पिछले 10 सालों में भी लगातार उन्हीं मुद्दों को रखती रही है। यानी कि आपके पास पिछले 10 सालों के अंदर कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं आया जिस पे आप चुनाव में जा सकें। अगर आपने कुछ काम किए होते तो आप उन कामों के आधार पर चुनाव में जाइए, आप जनता से कहिए कि हमने ये काम किए थे, इसके आधार पर आप हमको वोट दीजिए। वो प्रधानमंत्री के पास कहने का नहीं है। जो काम के आधार बताया भी जा रहा है वो बताया जा रहा है कि साहब हमने 3 तलाक कानून जो था वो खत्म कर दिया। तो 3 तलाक कानून, पहली बात तो ये कि कितनी महिलाओं के ऊपर तीन तलाक जो था होता था, कितनों का वो मसला है। सारी मुस्लिम महिलाओं का भी मसला नहीं था, मुस्लिम्स के भी एक छोटे से सेक्ट में वो 3 तलाक जो था वो था। लेकिन वो किस तरीके से सारे मुस्लिम्स का मुद्दा हो जाएगा या सारी महिलाओं का मुद्दा हो जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं हो। जैसा कि आपने कहा कि आज प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में
मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ती है। तो भाई भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र दिया है, यानी भारतीय जनता पार्टी की इससे ज़्यादा और वैचारिक दरिद्रता क्या हो सकती है कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और बीच में आपका स्थापना दिवस पड़ता है, आप अपने स्थापना दिवस पर भी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी वैचारिक दरिद्रता को दिखाता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है, नॉमिनेशन शुरू हो जाते हैं, तब जाकर के आप जो है वो अपनी कमेटी बनाते हैं कि जो घोषणा पत्र बनाएगी। अब वो कब कमेटी बैठेगी, कब बनेगा, ये देखना होगा। पिछली बार भी उनका घोषणा पत्र जो था वो आधे चुनाव के बीच में जो था वो आया था भारतीय जनता पार्टी का। तो यानी आपके पास चुनाव में जाने के लिए मुद्दे ही नहीं, और आप इस तलाश में रहते हैं कि विपक्ष की तरफ से क्या चीज़ें आए तो उनको आधार बना करके आप चुनाव में जाएं। तो मुद्दों का आकार भारतीय जनता पार्टी के पास है, विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष ने जो मुद्दे फेंके, खासतौर से राहुल गांधी ने अपना कल जो मैनिफेस्टो जारी करते हुए जो दो बातें महत्वपूर्ण कही शर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री वास्तव में गड़बड़ाए हुए दिख रहे हैं उनके उस भाषण के बाद, उस बात के बाद। तो कल राहुल गांधी ने कहा कि जो हमने मुद्दे रखे हैं और जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का सब सामने आया है, प्रधानमंत्री सब समझ रहे हैं अच्छे तरीके से कि 400 पार की बात इसलिए आ रही है कि वो समझ रहे हैं कि 180 भी पार नहीं कर रहे हैं, वो 160 140 इस पे जाकर के टिक रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री समझ चुके हैं, और मुझे लगता है कि शायद प्रधानमंत्री इस बात को जानते हैं अच्छे तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी की इस समय स्थिति क्या है। तो प्रधानमंत्री उसी तरीके से बात कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कि देखो डरना मत, हार नहीं रहे, हम जीत रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ताकि ये हार जो है वो देखिए होता है कि जब एक पार्टी हारने लगती है और उसे एहसास होने लगता है उसके कार्यकर्ताओं को कि पार्टी हार रही है, तो अधिकांश कार्यकर्ता, खासतौर से वो छोटा कार्यकर्ता जो होता है, वो फिर दूसरे रास्ते तलाशने लगता है कि भाई पार्टी तो हार ही रही है, तो आगे 5 साल तक हमको काम करना, तो ऐसे के साथ चले जाए जो जीत रहा हो। तो ये परिस्थितियाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रही हैं, और प्रधानमंत्री भी मुझे लगता है इस बात को समझ रहे हैं कि परिस्थितियाँ अब दूसरी हैं और माहौल बदल रहा है, लोकसभा चुनाव एकदम बदल गया है। इसलिए प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल जो बढ़ाने के लिए ये बातें तो कर रहे हैं कि इतनी सीटें आ जाएं, उतनी सीटें आएँ, लेकिन असली बात वही है जो कि राहुल गांधी ने कही कि प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि 180 सीट भी नहीं आ रही हैं। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल अमलेंदु जी, माहौल बदल रहा है, और इस माहौल बदलने का एक नमूना हमें 31 मार्च की रामलीला मैदान की रैली में देखने मिला था, जहां पर अरविंद केजरीवाल के और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में तमाम विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन के सारे 28 दल के नेता इकट्ठे हुए थे, और वहां उन लोगों ने जिस तरह की एकजुटता का परिचय दिया था, उसके बाद से बीजेपी की जो बेचैनी है वो थोड़ी और बढ़ने लगी, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि चुनाव के पहले आते आते अगर हम इनके नेताओं पर कार्रवाई करेंगे या इनके नेताओं को अपने खेमे में शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन वहां तो मंच से डेरेक ओब्रायन जो टीएमसी नेता, उन्होंने आकर ये भी बोल दिया कि हमारी सीट शेयरिंग कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में नहीं हुई है, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इसका मतलब ये कि चाहे कोई कितना भी विरोध कर ले, इंडिया गठबंधन अपनी जगह मजबूत है। एक तो ये बात साबित हो गई, और दूसरी बात, कल कांग्रेस ने अपना जो घोषणा पत्र लाया उसमें जो बातें की गई हैं, 5 न्याय की बात राहुल गांधी शुरू से करते आए हैं, और कल उन्हीं का विस्तार उस घोषणा पत्र में देखने मिला। और उस घोषणा पत्र के आने के बाद से बीजेपी में एक तरह से खलबली हो गई है। इस तरह की खलबली है कि बीजेपी को अब अपने शायद जो अब उसका घोषणा पत्र, जिसकी कमेटी बन चुकी है लेकिन घोषणा पत्र अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अब जब वो जारी होगा तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र का कितना असर बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी होगा, क्योंकि मोदी अभी से इस घोषणा पत्र का विरोध करने लगे हैं, और जाहिर है बीजेपी के दूसरे नेता भी अब इसकी खामियां दिखाने लगे हैं। और खामियां भी इस तरह से कि जो बीजेपी की आदत है, जो चीज है नहीं उसे प्रस्तुत करना। जैसे कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह है कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन कर्नाटक के जो नेता हैं सीटी रवि, बीजेपी नेता हैं, उन्होंने ये बोल दिया कि कांग्रेस ये बोल रही है अपने घोषणा पत्र में कि हम 370 वापस लाएंगे, और सोचिए ऐसा होगा तो फिर वहां से वापस वहां पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी और आतंकवाद आ जाएगा। मतलब जो चीज नहीं है उसको डराने की, उसको बताने की कोशिश और लोगों को डराने की कोशिश बीजेपी ने अभी से शुरू कर दी है। और जैसे जैसे अभी चुनाव बढ़ेगा आगे तो ये हम देखेंगे कि बीजेपी की ऐसी चीजें और ज्यादा तेज हो जाएंगी। लेकिन इस बीच आज प्रियंका गांधी ने जयपुर में बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने, और उन्होंने बहुत सहज तरीके से लोगों को ये बता दिया कि आपके लिए इस बार का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी ने साफ साफ ये बताया कि आप जो टीवी पर जो आपको दिखता है, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखती हैं, ये भ्रामक हैं। आप अपने मुद्दों पर, यानी आपको तकलीफ हो रही है, अगर महंगाई का असर दिख रहा है त्योहारों के वक्त,
गृहिणियां परेशान हो रही हैं। अगर परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं तो उससे नौजवानों के सपने टूट रहे हैं। किसानों की अगर फसल खराब हो रही है और उनकी आय पर असर पड़ रहा है तो ये उनकी तकलीफ है, लेकिन बीजेपी इन सारी तकलीफों पर ध्यान नहीं देती है। तो प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे जनता को यह समझाया कि आप जब वोट देने जाएं तो आप अपने मुद्दों के आधार पर वोट दें। तो बीजेपी कभी भी मुद्दों की बात नहीं करती, बीजेपी बात करती है अपनी अपनी बात की, हम 400 पार लाएंगे, और रामलला की बात कर रही है बीजेपी, और कश्मीर की बात कर रही है बीजेपी, समान नागरिक संहिता की बात कर रही है बीजेपी, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि लोगों को राहत किस तरह से वो देगी। और आज प्रियंका गांधी ने बीजेपी की इस कमजोरी को बहुत तरीके से जनता के सामने अमलेंदु जी पेश कर दिया। अगर हमारे पास वो बाइट है प्रियंका गांधी की तो हम प्रोडक्शन से अनुरोध करते हैं कि वो दिखा दें एक बार बाइट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है? देखिए आज की परिस्थितियां क्या है, आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए? बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया? अग्निवीर जैसी स्कीम लाई जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में। जहां देखिए नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, माता पिता कमाकर उसको मुश्किल से लोन लेके कैसे भी उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, उसके ट्यूशन करा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। ये परिस्थितियां हैं। आज महंगाई की ये परिस्थिति है कि ठीक है चुनाव आने लगा तो 2 महीने पहले इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम कम कर लिया, लेकिन इतने सालों से क्या दाम था? इतने सालों से आप क्या देख रहे हैं? आपका अनुभव क्या है? मेरी बहनें जानती हैं, त्योहार आता है घबराहट होती है कि कैसे खर्चा करेंगे, लिपाई पुताई कैसे कराएंगे, त्योहार के लिए नए कपड़े कैसे खरीदेंगे, दुकान जाएंगे क्या खरीद पाएंगे। ये परिस्थितियां हैं। किसानों की क्या परिस्थिति है? किसान सड़क पर आंदोलन करता है, प्रधानमंत्री जी उनकी सुनवाई ही नहीं करते। जीएसटी से मारा जा रहा है, हर चीज पे जीएसटी लगी जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, और किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कोशिश करता है, पूरी अपना पसीना बहाता है, अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है, वहां पे भी रुकावट, कमाई में भी रुकावट, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अमलेंदु जी, प्रियंका गांधी सीधे सीधे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की तकलीफ, इन सब की बात कर रही हैं। इसमें मोदी जी को मुस्लिम लीग की छाप कैसे नजर आ सकती है? एक तो सवाल ये है, क्योंकि यहाँ फिर वो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और जनता को गुमराह करने की ऐसी ही कोशिश अभी उत्तराखंड के रुद्रपुर में 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने कही। उन्होंने ये राहुल गांधी के एक भाषण को, जो 31 मार्च को राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर आप जिस दिन इस देश का संविधान खत्म होगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। भाजपा अगर इन चुनाव में जीतती है तो संविधान बदल देगी और देश में आग लग जाएगी।
कुछ इस तरह की बातें राहुल गांधी ने कही थी। लेकिन मोदी ने इस बात को घुमा फिराकर इस तरह से कह दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार भाजपा को चुना तो देश में आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। क्योंकि अब उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी पर यह बात डाल दी कि वो आग लगाने की बात कह रहे हैं। अमरेंदु जी, ऐसा ही उलटफेर शब्दों का खेल मोदी ने कर्नाटक चुनाव में किया था। उन्होंने बजरंग दल के बैन को बजरंग बली से जोड़ दिया था। हालांकि वहां कर्नाटक की जनता ने बुरी तरह मोदी जी को जवाब दे दिया, बीजेपी को जवाब दे दिया और कांग्रेस सत्ता में आई। अब मोदी फिर वही खेल करने में लगे हैं। क्या है इस खेल के पीछे की असली नीयत? क्या मोदी वाकई ये जान रहे हैं कि अब वो बुरी तरह फंस गए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आ चुका है। इधर ईवीएम और वीवीपैट का मसला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। वहां से भी अगर बीजेपी के पक्ष में, यानी बीजेपी के चाहत वाले रिजल्ट अगर वहां से फैसले नहीं आए तो फिर बीजेपी क्या करेगी? क्या ये सब इन्हीं चीजों की बेचैनी है जिसको अब मोदी को कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखने लग गई है? अमरेंदु जी, एक तो सुमित्रा जी देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बातें की गई हैं उसमें बेरोजगारी पे बात है, उसमें महंगाई पे बात है, उसमें महिलाओं को न्याय की बात है, उसमें युवाओं को न्याय की बात है, उसमें अग्निवीर योजना को ख़त्म करके पूर्ण नौकरी की बात है। ये तमाम बातें हैं। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम लीग और पाकिस्तान ही समझ में आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दुश्मनी जनता के हर मुद्दे के साथ है। जनता के मुद्दे की अगर आप बात करेंगे तो आप पाकिस्तानी हो जाएंगे, आप खालिस्तानी हो जाएंगे, तुरंत आपको टिकट काट के पाकिस्तान का दे दिया जाएगा कि पाकिस्तान चले जाओ। आप रोजगार मांगेंगे तो आप पाकिस्तान चले जाओ, आप महंगाई कम करने की बात करेंगे तो पाकिस्तान चले जाओ, आप जो है अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात करेंगे तो पाकिस्तान चले जाओ, कोरोना में आप सरकार की मिसमैनेजमेंट की बात करेंगे तो कहा जाएगा कि आप पाकिस्तान चले जाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से, मुस्लिम लीग से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और ये प्रेम इसलिए है चूँकि मुस्लिम लीग के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व संगठन रहा है हिंदू महासभा, उसने मिलकर के सरकार बनाई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे मुस्लिम लीग की सरकार में जो थे उप मुख्यमंत्री थे बंगाल में। सिंध में फजलुल हक की जो सरकार थी उसमें भी हिंदू महासभा शामिल थी। तो ये तो चूंकि मुस्लिम लीग के और पाकिस्तान के बहुत पुराने प्रेमी हैं, उनके साथ इन्होंने काम किया है, तो इनके मन में बार बार जो है वो हूक उठती है मुस्लिम लीग की और पाकिस्तान की। तो ये तो इनका अपना असली चरित्र, ये इनको सामने समझ में आ रहा है। दूसरा सर मित्रा जी, जिस तरीके से राहुल गांधी की बात को डिस्टॉर्ट किया प्रधानमंत्री ने, एक तो ये कि इसका मतलब प्रधानमंत्री ये समझ गए हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही है वो जनता के बीच तक जा रही है। प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान की रैली से क्या बात कही थी? उन्होंने कहा था कि ये संविधान को बदलना चाहते हैं, मैच फिक्सिंग हो चुकी है, और मैच फिक्सिंग के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ जाती है तो ये संविधान बदल देंगे और पूरे देश में आग लग जाएगी। सीधा सीधा मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान बदलेगी, जो भारत जो राज्यों का संघ है, यहाँ विविधता में एकता की बात होती है, अनेकता में एकता की बात होती है, ये उस विविधता में एकता और अनेकता में एकता को अपने एक राष्ट्र एक कानून, एक देश एक कानून और एक राष्ट्र एक प्रधानमंत्री और एक राष्ट्र एक दल जो है उससे बदल देंगे। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है। प्रधानमंत्री आज उस बात को, मतलब उत्तराखंड में जो उन्होंने कहा उसमें उस बात को साकार करते हुए नजर आए कि राहुल गांधी का शक जो है और राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बिल्कुल बिल्कुल सच है और प्रधानमंत्री इसकी तरफ इसका मतलब जा रहे हैं। प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो उन्होंने साबित कर दिया एक तरीके से राहुल गांधी की बात को डिस्टॉर्ट करके। राहुल गांधी ने एक और बात भी कही थी मैच फिक्सिंग की, समिता जी, कि मैच फिक्सिंग जो है वो है और किस तरीके से चुनाव आयोग और तमाम संवैधानिक संस्थाएं वो सब जाकर के मैच फिक्सिंग है और मैच फिक्सिंग के बिना ये सरकार लौट करके नहीं आ सकती। उसको समिता जी कल जो है चुनाव आयोग ने सच करके बताया है, एक तरीके से कहा जाए। आम आदमी पार्टी के हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अनुराग ढांडा, उन्होंने ट्वीट किया और वो ट्वीट ये था कि जो कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता, उन्होंने अपनी एक उसके लिए सभा के लिए अनुमति के लिए भेजा चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग की तरफ से पत्र आया, उस जवाब में उसमें बहुत भद्दी गाली लिखकर, जिस शब्द का उसका हम उपयोग नहीं कर सकते यहाँ और हम दिखा भी नहीं सकते उस, वो हम चूँकि वो हमारे पत्रकारी नैतिकता के खिलाफ है, वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अपनी ट्विटर हैंडल पे कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा वायरल है। बहुत भद्दी गाली लिख करके वो भेज दिया गया। उधर अनुराग ढांडा ने यही कहा है कि आतिशी को जो चुनाव आयोग का नोटिस आया है, भारतीय जनता पार्टी पहले बता देती है कि आतिशी को नोटिस गया है और आतिशी को नोटिस जाता है 30 मिनट के बाद, तो क्या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के रूप में काम कर रहा है? अब ये आरोप इस तरीके के लगना साफ तौर पर शुरू हो गए और प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे हैं उससे भी एक तरीके से जो आप कह सकती हैं या समझ सकती हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आरोप सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं।
इसी तरीके से आज एक और खबर में अभी पढ़ रहा था कि अब खबर है कि साहब वो चुनाव जो है वो एक कोई नई मशीन है ग्रेड 4 करके उनके ज़रिए होगा और इसको जो है हैक नहीं किया जा सकता। इसको जो है अगर कोई इसमें प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेगा तो मशीन तुरंत लॉक हो जाएगी। ये सारी खबरें उसमें बताई गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अब ऐसी कोई मशीन लेकर के आ रहे हैं जिसको अगर कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, उसकी कोई चिप बदलने की कोशिश करेगा, उसमें दोबारा से कोड नहीं लिखा जा सकता, उसमें एक ही चिप एक बार इस्तेमाल होगी, अगर इस तरीके की चीज़ें आप लेकर के आ रहे हैं तो पहले मशीनों को लेकर के जो संदेह उत्पन्न होते रहे, इसका मतलब उन संदेह में कहीं ना कहीं कोई सत्यता रही होगी। अब दबाव में आकर के अब आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि अब नई मशीनें लेकर के आई जा रही हैं और वो मशीनें इस तरीके की, उसमें इस तरीके की कोई हेराफेरी नहीं हो सकती है। ये खबर मैं आज ही पढ़ रहा हूँ कि अभी ये आई है। तो अब आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके के आरोप मैच फिक्सिंग को लेकर के लग रहे हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का अकाल होता जा रहा है, प्रधानमंत्री जिस भाषा पर उतर आए हैं, और समिता जी तो चुनाव थोड़ा और खुलने दीजिए, उसके बाद फिर सीधे सीधे पाकिस्तान घर में घुस के मारेंगे, सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। लेकिन सीधे सीधे अब इसी पे भारतीय जनता पार्टी जाएगी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अलावा कोई मुद्दा है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ना रोजगार की बात कर सकती है, ना स्वास्थ्य की बात कर सकती है, ना शिक्षा की बात कर सकती है, किन्हीं मुद्दों पे बात कर ही नहीं सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों पे लौट करके आएगी और प्रधानमंत्री ने वो धीरे धीरे ट्रैक पकड़ना शुरू कर दिया। शर्मिष्ठा जी, लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पर बदल गया है। भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि बहुत बड़ा संकट है, ना ये 2014 है ना 2019 है, ये 2024 और 2024 में पूरी परिस्थितियां बदली हुई हैं, बहुत सी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। 2014 में एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के प्रति थी, 2019 में आप बालाकोट और पुलवामा का मुद्दा लेकर के चले आए थे, राष्ट्रवाद की आपने आंधी बहाई थी, सारी आपकी नाकामियां जो थी वो छुप गई थी 2019 के चुनाव में। लेकिन अब ये नाकामियां छुपने वाली नहीं हैं। हालांकि मुझे लगता है कि देश के सामने अभी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ भी जो कहा जाता है किया जा सकता है, तो बहुत से कुछ भी की जो संभावनाएं बनी रहती हैं, आशंकाएं बनी रहती हैं, उन आशंकाओं पर तो ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें सब साफ समझ में आ रही हैं, उससे साफ लग रहा है कि लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से बदल चुका है। समिता जी बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी एक रैली में ये भी कहा था कि ये तो 10 साल का तो ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर बाकी है। अब ये भी सोचने वाली बात है कि 10 साल अगर आपने कुछ किया ही नहीं और आप उसको ट्रेलर अब बता रहे हैं, तो क्या जनता अब आपकी बात पर यकीन करेगी? क्योंकि आपने पहले 5 साल का जो शासन लिया वो ये बोलकर लिया कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, आप मुझे 60 महीने दीजिए। लोगों ने आपको 60 के बाद एक और 60 का मतलब यानी 120 महीने आपको दे दिए, और अब आप 120 महीने जब पूरे हो रहे हैं तो अब आप ये कह रहे हैं कि उन 120 महीनों में, उन 10 सालों में देश ने इतनी बर्बादी देख ली, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये तो केवल ट्रेलर है और अभी असली पिक्चर बाकी है। तो अभी असली पिक्चर क्या होगी, इसी की ओर राहुल गांधी ने आगाह किया था। अपनी 31 मार्च के अपने बयान में, अपने भाषण में उन्होंने बोला था कि ये मैच फिक्सिंग की पूरी तैयारी चल रही है। और अभी आपने जो उदाहरण बताया अमरेंदु जी, उससे ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक पक्षपाती रवैया वो बिल्कुल नजर आ रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव की बात मैं बार बार याद दिलाती हूँ, केवल उसका याद दिलाने का मकसद यही है कि हमें ये याद रहे कि एक छोटे से चुनाव में कितनी बड़ी धांधली कर ली गई थी, और इस समय तो एक 400 पार वाला जो दावा है उसको जीतने का, उसको पूरा करने का एक जुनून है बीजेपी पर, और उसको पूरा करने के लिए और वो क्या क्या कर सकते हैं, इस ओर से सावधान रहना होगा। और इसी सावधानी की ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसी ओर लोगों को सावधान भी कर रहे हैं। अभी स्टालिन ने, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि आने वाले चुनाव जो है वो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के चुनाव हैं, एक तानाशाही के खिलाफ फासीवाद को रोकने के ये चुनाव हैं। और यहाँ जब उनसे ये पूछा गया था कि मोदी विश्व गुरु है, तो उन्होंने कहा था कि वो कोई विश्व गुरु नहीं है, बल्कि आने वाले चुनाव में राहुल गांधी जैसा गतिशील युवा नेता मोदी की उस स्थापित छवि और व्यापक आरएसएस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। ये स्टालिन के शब्द हैं। और ये अब जाहिर हो चुका है कि हालांकि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने वो कह दिया है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा, तब ये तय होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि चुनाव इतने बदल अब चुके हैं, चुनाव में इतना बदलाव दिख गया है, लोगों में इतनी अब जागरूकता दिखने लगी है, इंडिया गठबंधन को भी अब ये लगने लगा है कि अब वो चुनाव जीतने के लिए तैयार है। कल राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये कहा था कि हमें जीत का यकीन है। और अब मोदी के भाषण को सुने तो फिर यही लग रहा है। आपने ये बात कही कि वो मोदी हमेशा एक देश, एक चुनाव, एक भाषा, एक धर्म की बात करते रहते हैं अमरेंदु जी। आज सहारनपुर में उन्होंने एकता मॉल की बात कही।
उन्होंने कहा कि हम आएंगे तो हम एकता मॉल बनाएंगे। अब वो फिर से लोगों को घुमा रहे हैं। उनका ये कहना है कि केरल के लोगों को सहारनपुर का सामान जो है वो एकता मॉल में मिल जाएगा। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा से होता रहा है। देश भर में ऐसे मेले लगते रहे हैं और जहां भी इस तरह के लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के सरकारी प्रयास जो होते रहे हैं, उसमें होता है कि अभी दिल्ली में आपको पूरे भारत का सामान मिल जाएगा, जयपुर में आपको पूरे भारत का, हर जगह ऐसा होता है। लेकिन मोदी फिर ये नया शगुफा छोड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास अब वाकई कोई मुद्दे नहीं रह गए हैं? क्या वो फिर से सहानुभूति बटोर करके, क्योंकि अब मेरे को गाली देना है, मुझे विपक्ष ऐसा बोलता है, मेरे लिए ऐसा बोलता है, या कि फिर वो वही बात कि राहुल गांधी जो है वो देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं? क्या गुमराह करने के अलावा बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है? यहाँ पर एक बात और याद दिलाऊंगा अमलेंदु जी की आज जब बीजेपी का स्थापना दिवस है तो उस समय गुजरात बीजेपी में हालत बहुत खराब है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पुरुषोत्तम दास रूपाला जो राजकोट से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके माहौल है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गुजरात बीजेपी के हाथ से बिल्कुल निकलता जा रहा है। तो अमलेंदु जी, क्या ये सारी चीजें मोदी और शाह इनको खाए जा रही हैं, बेचैन किए जा रही हैं? निश्चित तौर पर समिता जी, मोदी जी और अमित शाह जी को बहुत खाए जा रही हैं, ये सारी चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। असल में भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से मोदी जी की परेशानी एक और भी है समिता जी, कि अगर सरकार से बाहर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से भी नियंत्रण जो है वो हट जाएगा प्रधानमंत्री का। तो सारी लड़ाई इस बात की है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण बना रहे मोदी और शाह का। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब वो लड़ाई इस बात की लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से कब्जे से बाहर नहीं जाने पाए, ताकि जब विपक्ष में बैठे तो प्रधानमंत्री के साथ कुछ लोग खड़े हों, मतलब मोदी जी के साथ कुछ लोग खड़े हों और दिखाई पड़े कि मोदी जी अकेले नहीं हैं। क्योंकि मोदी जी खुद घोषणा कर चुके हैं कि वो एक अकेले सब पे भारी हैं, यानी वो बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो अकेले पड़ चुके हैं। तो प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद अकेले दिखाई ना पड़े, पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई दे। पूरी अब इस रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि वो गुमराह करने, देखिए ये तो प्रधानमंत्री का पुराना शगल है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो भी बातें करते हैं, जो बातें करते हैं, चीज़ें उसकी ठीक उलट होती हैं और किस तरीके से चीज़ों को डिस्टॉर्ट करते हैं, किस तरीके से लोगों को गुमराह करते हैं, वो भी सब अच्छे तरीके से समझते हैं। अब चूंकि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है तो उसके पीछे वो छुपना भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनको कोई कुछ ना कहे, लेकिन प्रधानमंत्री जो बातें कहते हैं वो प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं कहते हैं, चूंकि वो एक भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के तौर पर कहते हैं, तो इसलिए उनकी आलोचना भी होती है। और भारत का प्रधानमंत्री अगर कोई गलत बयानी करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी फिर सारी दुनिया में आलोचना भी होगी। इसी तरीके से तमाम जो इस सरकार की एक और खराबी समिता जी ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जो भारत की विदेश नीति से जुड़े हुए मसले होते हैं, आप विदेश नीति के मसलों पर देश के अंदर राजनीति करते हैं, और जो विदेश नीति के मसले होते हैं जिनमें कंसेंसस होता है, विपक्ष के साथ मिलकर के विदेश नीति तैयार होती है। और अब तक 70 सालों में भारत की विदेश नीति यही रही है कि उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति रही है। यानी एक देश के तौर पर अगर कोई देश फैसला ले लेता है तो वो विदेश में जाकर के फिर वो सरकार का फैसला नहीं होता है, वो भारत का फैसला होता है। आप भारत के फैसलों को लेकर के आप जिस तरीके से राजनीति करते हैं, जैसे आप तमिलनाडु में आपने कच्छा द्वीप को लेकर के जो है वो भारत सरकार का फैसला था, यानी कि आप भारत सरकार के फैसलों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप भारत के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री इतने ज़्यादा मैं में आ चुके हैं कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहता है कि वो कहाँ जो है भारत विरोधी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कच्छा द्वीप को लेकर की जो भी बातें वो सारी भारत विरोधी बातों की श्रेणी में आती है। अगर विपक्ष नेता होते तो मुझे लगता है कि अब तक उन पर कार्रवाई इस तरीके से हो चुकी होती, तो जिस तरीके से लेकर उन्होंने कच्छा द्वीप को लेकर के बातें की हैं। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जिस तरीके से केरल का माल, अरे प्रधानमंत्री जी आपने जिन खादी ग्रामोद्योग बोर्डों को तबाह कर दिया, उन खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के जो आउटलेट्स होते थे उनमें यही होता था, 70 सालों तक यही होता था कि केरल की खादी जो थी वो आकर के मिलती थी गाजियाबाद में, और गाजियाबाद की खादी जो थी वो जाकर के मिलती थी केरल में। इन्हीं खादी ग्रामोद्योग बोर्डों के जो आउटलेट्स होते थे उन्हीं में जाकर के मिला करती थी। केरल से मसाले आते थे वो आकर के मिलते थे, यहाँ से चीज़ें वहाँ जाती थी। विदेशों में भी इस तरीके के बने हैं और पिछली सरकारों ने ही बनाए हैं इस तरीके के। आप तो उसमें नहीं है समिता जी, आपको तो याद होगा अच्छे तरीके से कि वहाँ किस तरीके से गंगा मास्को में हुआ करता था, गंगा रेस्टोरेंट। भारत के सामान वहाँ सब इस तरीके से मिला करते थे। मोदी जी तब नहीं थे, किसी हैसियत में भी नहीं थे, तब वहाँ मिला करते थे। तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से हैं, तो प्रधानमंत्री ये अगर समझते हैं कि देश की जनता मूर्ख है और प्रधानमंत्री जो कहेंगे वो उसको सच मान लेगी, तो ये प्रधानमंत्री की गलतफहमी है, इसको दूर नहीं किया जा सकता। इस गलतफहमी का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं है।
देश की जनता बहुत समझदार हो चुकी है और अब जनता अब समझती है कि प्रधानमंत्री जो बातें कर रहे हैं और देश की जो वर्तमान स्थिति है और देश की जो पहली स्थिति थी उसमें क्या ज़मीनी आसमान का अंतर आया है, लोग ये समझ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से देश की तरफ ले जाना चाहते हैं वो काफ़ी खतरनाक चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि अब जो हैं वो ये समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है सहारनपुर में, उससे ये साफ समझा जा सकता है कि अब उनको ये एहसास होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में पीछे जा रही है। और एक सर्वे भी बताया जा रहा है, पता नहीं वो कितना सच है या गलत है, इंटरनल कोई सर्वे है, उसमें भी ये बात आई है कि भारतीय जनता पार्टी 180 सीटों के नीचे जा रही है। अब जा रही है नहीं जा रही है, जिनका सर्वे वो जाने, खबरें जो आ रही है उसके मुताबिक हम बता पा रहे हैं। बाकी अब देश का मूड है, देश का माहौल है, देश जो चाहेगा वही होगा। सविता जी बिल्कुल, क्योंकि सर्वे की बात कर रहे हैं अमरेंदु जी, तो सर्वे जो है वो पल पल में बदलते रहते हैं और उसमें भी ये देखा जाता है कि कई बार विश्वसनीयता का अभाव रहता है, क्योंकि कई बार गुमराह करने के लिए भी इस तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर इसके पीछे खेल कोई दूसरा होता है। लेकिन यहाँ पर हम चुनाव बदलने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खुद बीजेपी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं और बीजेपी की हालत इस समय जो दिखाई दे रही है, खासतौर पर कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आने के बाद। और आज जयपुर में मतलब कांग्रेस ने केवल घोषणा पत्र जारी करके वो बैठ नहीं गई और फिर उसने अपना प्रचार नहीं शुरू किया, बल्कि अब वो घोषणा पत्र की बातों को जनता तक किस तरह ले जाए, इसकी भी एक सोची समझी रणनीति के तहत अब कांग्रेस काम कर रही है। क्योंकि कांग्रेस भी ये समझ गई है कि अब बीजेपी के साथ अगर बीजेपी को खत्म करना, मतलब सत्ता से अगर हटाना है, कांग्रेस की ये सोच नहीं रहती है कि किसी चीज को खत्म करना, कांग्रेस की सोच रहती है कि सत्ता जो संविधान विरोधी ताकतें हैं उन्हें सत्ता से हटाना है। ये कांग्रेस की सोच है और इसलिए कांग्रेस अब उसने अपने घोषणा पत्र में इन बातों को शामिल किया है कि किस तरह वो लोगों को न्याय दिलाए और जो 10 सालों का अन्याय है उसको किस तरह से दूर करे। हालांकि इस पर बीजेपी बेचैन दिख रही है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, लेकिन अमरेंदु जी इस समय हम बात कर रहे थे गुजरात बीजेपी की, वहां पर पुरुषोत्तम सिंह रूपाला जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा सांसद, अब उन्हें लोकसभा से टिकट मिली हुई है, लेकिन वहां पर उन्होंने दलितों को लेकर, वो चूंकि दलित और उन्होंने राजपूतों को लेकर कोई बयान दिया, पिछले महीने दिया था, जिस पर उन्होंने ये कहा था कि विधर्मियों से वो शादी करते हैं और इस तरह की कुछ बातें थी, जिसको लेकर अब बीजेपी में ये दो खेमे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी का एक खेमा जो पटेलों का है और एक खेमा जो राजपूतों का है यानी क्षत्रियों का है, और इन दो खेमों के सहारे गुजरात बीजेपी 95 के बाद से बहुत आगे बढ़ती रही। लेकिन इस समय जब गुजरात में बीजेपी को मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वहां पर बिखर रही है। एक आज बयान आया है, मतलब वहां पर गुजरात में बीजेपी का जो विरोध किया जा रहा है उसमें अब ये कहा गया है कि रूपाला की उम्मीदवारी वापस लेने या 7 मई के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करने के लिए बीजेपी तैयार रहे। ये बीजेपी के समर्थकों ने, रूपाला के विरोधियों ने ये साफ साफ कहा है। यानी अमरेंदु जी, अब मोदी को भी अल्टीमेटम मिलने लग गया है कि आप या तो हमारी बात सुनिए या फिर आप हार भुगतने के लिए तैयार रहिए। और दूसरी ओर हम बात कर रहे हैं जिस घोषणा पत्र की, उस घोषणा पत्र में भी एक तरह से बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अब आप अपनी दुकानदारी समेटने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस ने इसमें जो न्याय की बातें कही हैं उसमें उन्होंने बार बार भागीदारी शब्द का इस्तेमाल किया है और ये भी बताया है कि किस तरह वो संसद में किसानों के लिए न्यायिक प्रक्रिया में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, मनरेगा में, मतलब हर तरीके से वो बदलाव लाना चाहती है, सुधार लाना चाहती है। अमरेंदु जी, कल आज प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि लोगों को अब यही भरोसा नहीं रह गया, उन्होंने ईवीएम की बात कही थी कि ईवीएम पर अब वो अभी तक ये भरोसा नहीं रह गया कि वो अब जिसको वोट दे रहे हैं वो उन्हें सही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अभी तक कांग्रेस इस मुद्दे पर बहुत खुलकर नहीं आ रही थी, लेकिन अब ईवीएम की विश्वसनीयता पर फिर से सवाल उठने लग गए हैं। तो क्या कांग्रेस की भी है अब वो अपने घोषणा पत्र को जनता तक पहुंचाने के साथ साथ जिस तरह से बड़े सटल वे में ईवीएम की बात को भी लोगों के बीच रख रही है, क्या इससे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर एक ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप अब निष्पक्षता से काम करिए? क्योंकि राहुल गांधी ने भी चेतावनी दे दी है उन तमाम अफसरों के लिए जो संविधान के खिलाफ या नियमों के खिलाफ जाकर अब तक बीजेपी के पक्ष में काम करते रहे हैं। उनके लिए राहुल गांधी ने एक चेतावनी तो दे ही दी है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम गलत काम करने वालों को नहीं बख्शेंगे। तो क्या अब कुछ ऐसा ही एक इशारा संवैधानिक संस्थाओं को दे दिया गया है अमरेंदु जी?
बिल्कुल समिता जी, इसको समझा सकता है कि संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको ये इशारा पहुंच गया है, और राहुल गांधी तो इशारा क्या खुले खुले शब्दों में कहा है कि हम आएंगे तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे, जिस दिन भी सरकार बदलेगी उस दिन इस पर कार्रवाई करेंगे, जो भी बीजेपी के एजेंट की तरीके से काम कर रहे हैं अधिकारी उनको ठीक ठाक किया जाएगा। मतलब सीधा सीधा एक संदेश दे दिया गया है कि आप जो गड़बड़ियाँ करते हैं वो गड़बड़ियाँ विपक्ष की यानी इंडिया गठबंधन की समझ में हैं, वो जानता है कि आप क्या क्या गड़बड़ियाँ करते हैं और किस तरीके से करते हैं और कौन लोग करते हैं, ये उसकी नज़र में है। और जब सरकार बनेगी तो इन गड़बड़ियां करने वालों को ठीक किया जाएगा, ये एक साफ साफ संदेश दिया गया। मुझे लगता है कि ये संदेश थोड़ा अगर और पहले दे दिया जाता तो ये और ज़्यादा काम कर रहा होता और ये संवैधानिक संस्थाएं थोड़ा सा ठीक हो गई होती अब तक। अभी भी समय है, क्योंकि चुनाव से काफ़ी पहले ये दे दिया गया है। 19 अप्रैल को पहला चुनाव है, पहला फेज़ का चुनाव है, तो उससे पहले ये संदेश दिया गया है, तो इसका कुछ ना कुछ तो असर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लोगों की समझ में आ रहा है कि अब अगर गड़बड़ियाँ की जाएंगी तो गड़बड़ियाँ पकड़ में आ जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि उस ईवी में एक मशीन को लेकर के आ गया कि साहब वो ग्रेड 4 की मशीन होगी, नए तरीके की मशीन होगी, अब उसमें चिप जो है उसमें एक ही बार जो है प्रोग्रामिंग किया सकेगी, दूसरी बार नहीं किया जा सकता, और कोई बाहर से डिवाइस जोड़ने की कोशिश की जाएगी तो तुरंत लॉक हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो सब सामने आ रही हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ थी और वो लोगों की समझ में आ गई हैं कि गड़बड़ियाँ हो कहाँ नहीं थी और किस तरीके से है। तो अब आप उससे बचने का एक प्रयास कर रहे हैं, ये एक तरीके से समझा सकता है। जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार जो थे वो शेर व शायरी कर रहे थे चुनाव की घोषणा करते हुए, और ईवीएम को लेकर के और ईवीएम पर सवाल उठाने वालों पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि साहब वो दोष हम पे मतलब सुनाई, उन्होंने बहुत घटिया सी शायरी। मुझे लगता है कि कोई ट्रक ड्राइवर उनसे अच्छी शायरी कर लेता होगा, जो ट्रकों के पीछे लिखी रहती है, उड़ती है धूल तो क्या खिलते हैं फूल, इस तरीके के थे वो उन्होंने जो की शायरी जिस तरीके से, तो वो अब समझ में आने लगा है कि आप किस तरीके से एक तरीके से, जैसे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के नेता हैं अनुराग झांझा, उन्होंने आरोप लगाया कि क्या बीजेपी दफ्तर की तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज़ें अब जनता के मन में जा रही हैं, और मुझे लगता है कि ये इन संवैधानिक संस्थाओं के सामने चुनौती भी है कि अब उनको ये साबित करना है कि देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो रहा है। संवैधानिक संस्थाएं किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल विशेष के दबाव में आकर के काम नहीं कर रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दिया जा रहा है, सब एक बराबर है। इस समय चुनाव लड़ते समय सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये तय जनता को करना है, लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जो है और पारदर्शी चुनाव, ये इसको संपन्न कराना चुनाव आयोग का काम है, दायित्व है उसका, और उसको अपने इस दायित्व का निर्वहन करना है। और अगर इसमें कोई संवैधानिक संस्था विफल होती है तो निश्चित तौर पर उसके अधिकारी जो हैं वो विपक्ष के निशाने पे होंगे। और आप देखिए समिता जी, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, विपक्ष ही नहीं चेता रहा है, विदेशों से अब ये बात आ रही है, यहाँ तक कि अगर संयुक्त राष्ट्र जो है वो इस तरह की बात करे। मैं देख रहा था कि एक समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जावेद अली खान, उन्होंने कल ट्वीट किया कि थोड़ी थोड़ी सी याद बाकी है इमरजेंसी के समय की, उस समय भी विदेशों से इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं आई थीं, लगभग इसी तरीके की। बिल्कुल सही बात है कि उस समय भी जिस तरीके से हमारे संवैधानिक अधिकार सब निलंबित किए गए थे, इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं थी वो बाहरी देशों से आई थी। आज अगर बाहरी देश इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हो, ये कह रहे हैं कि भारत में चुनाव चल रहा है, यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिखाई दे रही है, हम यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया है और यहाँ की जो चुनाव प्रक्रिया है उस पर नज़र रख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर समिता जी पूरी दुनिया की नज़र जो है वो भारत के ऊपर है। और इसलिए भी है क्योंकि भारत अभी तक मदर ऑफ डेमोक्रेसी था, यहाँ के लोकतंत्र की मिसाल सारी दुनिया में दी जाती थी, यहाँ के लोकतंत्र के ऊपर शोध करने के लिए विदेशों से लोग आया करते थे और अपने यहाँ जाकर के इंप्लीमेंट किया करते थे। हमारा चुनाव आयोग ही जाकर के तमाम देशों में जाकर के चुनाव संपन्न कराया करता था। तो भारत जो एक मिसाल था, तो वो मिसाल भारत ने जो कायम की थी उसको किस तरीके से चोट पहुंच रही है, ये भी इन संवैधानिक संस्थाओं को समझना होगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, आज किसी की सरकार है कल किसी की आएगी, जनता के ऊपर होता है किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए। लेकिन अगर संवैधानिक संस्थाओं का क्षण हो जाता है तो फिर लोकतंत्र का क्षण होता है, और ये बहुत खतरनाक स्थिति होगी जो राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी का तात्पर्य यही है ये कहने का कि आग लग जाएगी कि अगर लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं का क्षण होगा तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा और फिर इस देश के अंदर एक आग लग जाएगी। सीधा सीधी बात राहुल गांधी का कहने का तात्पर्य ये है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अब जो भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति पे काम कर रही है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है, जैसे आपने भी बताया कि उनका स्टालिन का एक आज ही छपा है इंटरव्यू, और उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक गतिशील युवा नेतृत्व राहुल गांधी है, जो बीजेपी और RSS की जो फांसीवादी रणनीति है उसको चुनौती देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब कि राहुल गांधी भी जो अब एक
अच्छे बड़े लीडर के तौर पे और एक सर्वमान्य लीडर के तौर पे विपक्ष के एक इमर्ज हो रहे हैं उस तरीके से, और उनकी बात को अब बाकी सहयोगी दल जो है वो अच्छे तरीके से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की जो रामलीला मैदान की रैली थी उसमें भी अच्छे तरीके से समझ में आया कि जिस तरीके से राहुल जब पहुंचे मंच पे, उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया बहुत ज़ोरदार तरीके से, विपक्ष के तमाम नेताओं ने जिस तरीके से उनकी तरफ देखा, राहुल गांधी की तरफ जो सब बातें की, और जिस तरीके से उनका शुक्रिया अदा किया गया उस रैली में पहुंचने के लिए और मुद्दों को उठाने के लिए, उससे ये बात समझी जा सकती है कि इंडिया गठबंधन के मन में अब कहीं कोई ये संशय भी नहीं है कि उसके मुद्दे क्या हैं और किसके नेतृत्व में ये चुनाव आगे बढ़ रहा है। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव निश्चित तौर पर शर्मिष्ठा जी बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि हर बार लोकसभा चुनाव को हम लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, लेकिन इस बार लोकतंत्र के महापर्व में सबसे बड़ा मुद्दा यही बन गया है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, और इस मुद्दे को बेशक इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने ही खड़ा किया है, क्योंकि अगर वो लोग इस तरह से एकजुट होकर और लोकतंत्र और संविधान की बात नहीं करते तो अब तक बीजेपी की मनमानी और कहीं बढ़ चुकी होती। आज सोनिया गांधी ने भी ये कहा कि ये देश किसी की जागीर नहीं है। इसका मतलब वो ये कहीं दावा नहीं ठोक रही कि देश में कांग्रेस का ही राज होना चाहिए या अभी तक हम ही ने सब किया है, लेकिन इसके साथ साथ वो बीजेपी को ये बड़ा संदेश दे रही है कि बीजेपी जिस तरह से 50 साल और शासन करने की बात करती है और मोदी 2047 तक का दावा ठोकते रहते हैं, तो सोनिया गांधी ने आज उनको बिल्कुल समझा दिया है कि ये देश किसी की जागीर नहीं है, देश में वही होगा जो इस देश की जनता चाहेगी। और इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दे यही हैं, और बदल गया है चुनाव हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न केवल इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के घोषणा पत्र ने बहुत सारी चीजों को, ऐसी बातें जिन पर बीजेपी चर्चा नहीं करना चाहती, उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर खड़ा किया है और उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आप इन मुद्दों को देखिए, गौर करिए, सोचिए और फिर अपना वोट डालिए। ये कांग्रेस ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के ही कई नेताओं का मोह भंग बीजेपी से हो गया। बीजेपी के सांसद, कम से कम 3 सांसद तो अभी पिछले दिनों ही कांग्रेस में शामिल हुए, और उसके बाद कुछ ऐसे लोग जो टीवी पर बहसों में आकर बार बार बीजेपी की तारीफ किया करते थे, मोदी का अंधाधुंध सपोर्ट किया करते थे, उन लोगों के सुर भी अब बदल गए हैं। वो सारे लोग, अमरेंद्र जी, जनरल जीडी बख्शी का भी एक बहुत ट्वीट वायरल हो, जो बयान है बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, लद्दाख में चीन ने जो कब्जा किया है और मोदी अगर उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं या उस खबर को नहीं दिखाया जा रहा है तो ये बहुत गलत होगा। अमरेंद्र जी, आज हम ये जो चुनाव बदलने की बात कर रहे हैं, इसमें अब मीडिया की भी क्या भूमिका बदलनी चाहिए, क्योंकि मीडिया में भी अब थोड़ा थोड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं अब सीधे सीधे बीजेपी की बातों को वैसा का वैसा न रख के अब उनसे काउंटर क्वेश्चन करने लगे। पिछले दिनों हमने देखा कि निर्मला सीतारमण से सवाल हुआ कि आप सारे भ्रष्टाचारियों का बीजेपी में स्वागत है, तो वो कहती हैं हाँ, हम सबका स्वागत करेंगे। कल रामदास अठावले का एक बयान बहुत चर्चा में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि आपको या तो बीजेपी के दरवाजे आपके लिए खुले या फिर जेल के दरवाजे आपके लिए खुले, मर्जी आपकी है। तो क्या अब बीजेपी इस, मतलब मोदी जो भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात करते रहते हैं, इस चुनाव के बदलते समय में क्या मोदी अब भ्रष्टाचार के मामले में भी गिर गए? क्योंकि आज सोनिया गांधी ने भी ये कहा कि आप जब भ्रष्टाचार विरोध की बात करते हैं और सारे भ्रष्टाचारी तो बीजेपी में ही दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर मित्रा जी, एक तो जहाँ तक मीडिया का सवाल है, देखिए मीडिया का, अब मीडिया को भी समझ में आ रहा है सारी चीज़ें। जाहिर सी बात है कि जो मीडिया की बिरादरी हम लोगों की बिरादरी है, तो हम लोग सब समझते हैं कि देश के अंदर चल क्या रहा है, और इतना तो आभास होता ही है कि जनता जो सवाल कर रही है, वो जनता के सवाल अगर मीडिया में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं तो क्यों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, ये भी हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन कल किस तरीके से मीडिया को मजबूर होना पड़ा कांग्रेस के घोषणा पत्र के रिलीज की सेरेमनी को लाइव दिखाने के लिए, आप समझ सकती हैं कि ये दबाव अब बढ़ना शुरू हो गया, और ये बात मीडिया को भी समझ में आने लगी है कि अब लोकसभा चुनाव बदल चुका है और 4 जून के बाद परिस्थितियां बहुत बदली हुई होंगी और मीडिया को अपनी विश्वसनीयता बचाना 4 जून के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये समिता जी, मीडिया के अंदर जो एक शिफ्ट देखा जा रहा है, ये शिफ्ट नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल करने लग गए हों, उनके मन में कोई इच्छा जा गई हो। अब शिफ्ट ये आ रहा है कि 4 जून के बाद अगर जनता इस पे आ गई कि इस मीडिया ने देश का बहुत नुकसान किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने देश का जितना नुकसान किया उससे ज़्यादा इस मीडिया ने नुकसान किया है, क्योंकि भाजपा ने जो नुकसान किया वो इस मीडिया के दम पे ही किया है।
तो ये बातें अगर जनता के मन में आ गई तो इस मीडिया को काफ़ी लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अब ये उस 4 जून के बाद की जो परिस्थितियाँ मीडिया को लेकर के बनने वाली हैं उससे बचने का एक प्रयास इस मीडिया ने शुरू कर दिया है। दूसरा है कि जो भ्रष्टाचार को लेकर के जिस तरीके से रामदास अठावले के बयान का आपने जिक्र किया और निर्मला सीतारमण के आपने बयान का जिक्र किया, निश्चित तौर पर शर्मिता जी तो चीज़ें स्पष्ट हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, मतलब उनकी जिनके ऊपर आरोप कोई अभी सिद्ध नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको भ्रष्टाचारी कहा, जब तक कि कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ तब तक कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। हमने देखा किस तरीके से DK शिव कुमार जेल गए, ईडी ने उनकी संपत्तियां जब्त की और वहां से बेदाग होकर के निकल के आए। जिस मीडिया ने उनको बताया था कि साहब इनके यहाँ से, मतलब एक TV चैनल पे तो मैं मौजूद था और वहाँ बताया जा रहा था कि ये जो नोट दिख रहे हैं अलमारी में रखे हुए गुलाबी नोट, ये DK शिव कुमार के यहाँ से पकड़े गए हैं और ये मशीनों से गिने जा रहे हैं, ये बताया गया। तो मैंने उसी समय कहा कि भाई आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, ये वीडियो सही है। उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए वो TV चैनल तैयार नहीं था और बाद में आया यही कि वह उस मामले में बेदाग होकर के बाहर निकले। तो जिस तरीके से जिन लोगों के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप है, जाहिर बात है कि सरकार ने आरोप लगाए, ईडी ने आरोप लगाए, वो अब किन के ऊपर आरोप लगाए और कौन कहाँ चला गया वो एक अलग मसला है, कौन चला गया। लेकिन आपने जिनको भ्रष्टाचारी कहा था, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनके लोगों के नाम लेकर के कहा था कि भ्रष्टाचारी हैं, उनको अगर आप शामिल कर लेते हैं तो ये तो इसका मतलब साफ है कि आप भ्रष्टाचार के मामले में कितने पाक साफ हैं। आपको याद होगा शर्मिता जी की जब पिछला चुनाव हुआ था आंध्र प्रदेश की विधानसभा का, उस समय प्रधानमंत्री गए थे आंध्र प्रदेश में और उन्होंने जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश, उनका बाकायदा नाम लेके कहा था कि नारा लोकेश के पापा जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द थे, मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है, अगर मेरी याददाश्त ठीक तरीके से ध्यान दे रही है, कि नारा लोकेश के पापा जो हैं और यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और परिवारवाद हो रहा है। तो आज जो 2019 में भ्रष्टाचार और परिवारवाद था नारा लोकेश के पापा का, आज वो किस तरीके से गंगोत्री में धुल गए हैं नारा लोकेश के पापा। आज आप उनके साथ वहाँ जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरीके से अजीत पवार को आपने बाकायदा नाम लेके कहा, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, ये सारे लोग। अभी आपने कल परसों जिक्र किया था जिस रिपोर्ट का कि 25 लोग नेता जो थे विपक्षी दलों के जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई, उनमें से 23 को क्लीन चिट मिल गई है। छगन भुजबल के मामले में तो ईडी ने जाकर के कह दिया साहब फाइल मिल ही नहीं रही, फाइल गुम हो गई है, फाइल ही गुम हो गई, मतलब फाइलें भी अब गुम हो जाती हैं ईडी की अदालतों के अंदर जाकर के। तो ये जिस तरह की सब चीज़ें आ रही वो इस एक तरह से एकदम स्पष्ट है कि या तो वो भ्रष्टाचार के आरोप झूठे थे, और अगर वो आरोप झूठे नहीं थे तो आपने फिर भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिलाया है। भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट को देख करके अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि आधे से ज़्यादा उसमें जो है वो उम्मीदवार वो दूसरे दलों से आए हुए, खासतौर से कांग्रेस से आए हुए लोग हैं शर्मिता जी। तो ये बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के साथ किस तरीके से मिली हुई है, जिनको भ्रष्टाचारी कहती थी उनके साथ अब वो मिली हुई है। तो ये तो स्पष्ट चीज़ें हैं शर्मिता जी। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव बदल रहे हैं तो अब बीजेपी के पास लेकिन अब बदलने का शायद वक्त भी नहीं बचा है, क्योंकि अब वो बदलेगी तो वो क्या करेगी ये बीजेपी के को कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि 10 सालों तक मोदी ने और बीजेपी ने केवल हवाई बातें की, जमीन पर कोई काम नहीं किया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, किसानों की समस्याएं, दलितों की समस्याएं, आदिवासियों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, देश की आंतरिक और बाहरी सीमाओं की सुरक्षा, इन सब मुद्दों पर बीजेपी बुरी तरह घिरी हुई है। एक भी सवाल का जवाब मोदी के पास नहीं है, तो वो फिर से चुनाव को उसकी दिशा बदलना चाह रहे हैं, फिर से उसको हिंदुत्व का चोगा उस पर लादना चाह रहे हैं। क्योंकि आज उन्होंने बीजेपी के स्थापना दिवस पर वो सहारनपुर में आज वो रैली उन्होंने की और उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग के उस पर छाप बता दी। उनकी इस भाषा को सुने तो समझ में आता है कि मोदी फिर से जनता को गुमराह करने में लगे हैं। हालांकि चुनाव को कांग्रेस के घोषणा पत्र ने पूरी तरह से बदल दिया है। बीजेपी के बहुत से नेता अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अपने कुछ सिटिंग एमपीज को बीजेपी ने टिकट नहीं दी, जिनमें वरुण गांधी का नाम भी शामिल था। तो पीलीभीत से उनकी टिकट कट गई और अब मेनका गांधी का एक बड़ा बयान ये आया है कि वरुण गांधी जब पीलीभीत से गए तो वहां के लोगों ने उन्हें रोकर विदाई दी और अब वरुण अब आगे जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो उन्होंने ये संकेत फिर छोड़ दिया है कि वरुण गांधी अभी सक्रिय राजनीति से विदा नहीं लेंगे। हालांकि अब उनकी क्या दिशा होगी ये भी हमको पता चल जाएगा। तो कुल मिलाकर इस समय चुनाव में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और बीजेपी ने इतने पिछले कुछ समय में जितनी कोशिशें की, चाहे उसने यूपीए सरकार के 10 साल का वो जो उस पर श्वेत पत्र ले आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह की खामियां उसने गिनाई, संसद का विशेष सत्र बुलाया, महिला आरक्षण का मुद्दा उसने ये कहा कि हम महिला आरक्षण पर कानून बना दिया, राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया,
सब कुछ कर दिया, सीए को उसको लेकर अध्यादेश लागू कर दिया, लेकिन बीजेपी के कोई भी दांव सफल नहीं हो रहे हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र अब तक तैयार नहीं हुआ है और कांग्रेस का घोषणा पत्र अब जनता के बीच पहुंच चुका है। आज जयपुर में पहुंचा है, शाम तक वो हैदराबाद में, तेलंगाना में वहां पे रैली है हैदराबाद में, वहां राहुल गांधी क्या बातें बोलेंगे इसको भी हम देखेंगे। और इसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पूरे देश में अपने घोषणा पत्र को पूरे जनता के बीच ले जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। और अब कांग्रेस की इस बदली रणनीति से यह दिख गया है कि लोकसभा चुनाव बदल गए हैं। अब इस बदले हुए लोकसभा चुनाव का परिणाम भी क्या बदला हुआ आएगा, इसका इंतजार हम सबको है। 4 जून तक हम इसी तरह से और खरी खरी चर्चाएं करते रहेंगे। आज की चर्चा में आप सब ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमलिंदु जी आपका, और आप सब दर्शकों का आपका धन्यवाद जो आपने हमें सुना, और आगे भी इसी तरह से देखते रहिए डीबी लाइव। आज के लिए नमस्कार।